नमस्कार मित्रों। देखिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहते हैं और हमारा विषय है कि जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है। राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है हिस्ट्री की 12th क्लास की। उस पुस्तक का हम अध्ययन करने प्रारंभ करना चाहते हैं। और ये पुस्तक है, ये पुस्तक एक तो जो राजस्थान बोर्ड चल रहा है इस समय 12th का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो कंपटीशन क्लास है, चाहे वो रीट हो या आरपीएससी के कोई एग्जाम हो, उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसकी सूची देखते हैं कि 12th की पुस्तक है, उसकी सूची, विषय सूची क्या है। तो इसमें कुल 7 पाठ है और 7 पाठ में जो पहला पाठ है वो है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। दूसरा है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। तीसरा है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। चौथा है मुगल आक्रमण का प्रकार और प्रभाव। पाँचवा है उपनिवेशवाद आक्रमण। छठवां है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। और सातवां है राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण। अब इसमें जो हम रीट की तैयारी करेंगे, उस रीट की तैयारी में भी एक तो अतीत से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ जो दूसरा पाठ है इसमें मौर्य काल, गुप्त काल, इनमें से प्रश्न आएंगे। और उसके बाद में 6 में से और 7 में से, साथ ही साथ 4 पाठ है मुगल आक्रमण, इसमें से भी प्रश्न आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पुस्तक में से रीट में हो चाहे आरपीएससी का कोई भी परीक्षा हो, सब परीक्षाओं में इन पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसे शुरू करना चाहते हैं। देखो, इसका अध्याय 1 है भारत का वैभवपूर्ण इतिहास। अब भारत का अतीत का मतलब है जो समय बीत गया है। जो भारत का इतिहास है तो उसे पढ़ने के लिए पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति को जानना चाहते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। तो जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में एक अपना पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण। एक मिनट। एक अपना पुराण है विष्णु पुराण। उसमें बताया गया है कि जो भारत है वो क्या है कि समुद्र के उत्तर एवं बर्फीले प्रदेशों के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है। जो पुराणों की संख्या है मित्रों वो है 18। 18 में सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। उसके अलावा एक पुराण है विष्णु पुराण। इसमें भारत की भौगोलिक इकाई के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में जो बर्फीले प्रदेश हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और हम सभी भारतीय उसकी संतान हैं। यानी इसमें जो निवास करने वाले लोग हैं सब क्या हैं, भारतीयों की संतान हैं। इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। यानी यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है उसमें क्या है कि गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है, दोनों तरह का मौसम पाया जाता है। उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जिसमें बल्ख, बदख्शां, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टेहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। पश्चिम में हिंदुकुश, सफ़ेद कोवर, तुर्कमेन एवं कृथर पर्वत श्रेणी ने उत्तर से दक्षिण के विस्तृत होकर इसे पश्चिम क्षेत्र से पृथक किया है। यानी इसमें विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर का जो बर्फीला प्रदेश है, जो पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ तक का जो क्षेत्र फैला हुआ है, इस संपूर्ण क्षेत्र को हम भारत कहते हैं। यहाँ जो लोग निवास करते हैं उन संपूर्ण जाति, यहाँ के जो लोग निवास करते हैं उन संपूर्ण जनसंख्या को भारतीय कहते हैं। हम प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने यही इसकी परिभाषा दी थी। साथ ही साथ इसमें कुछ पर्वतीय प्रदेश भी है।
पर्वतीय प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये क्षेत्र, ये पर्वतीय प्रदेश है। और भारत पश्चिम से किससे अलग होता है? हिंदुकुश पर्वत है, वहाँ से भारत की प्राचीन काल की जो प्राकृतिक सीमाएं वो बनती है। मौर्य काल हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो भारत की पश्चिम में, यानी भारत को अलग करने वाली जो श्रेणी है वो कौन सी है? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, जो भारत को पश्चिम से अलग करती है। उसमें ही, उस श्रेणी में सफ़ेद कोर, तुर्केमान और कृथर पर्वत श्रेणियाँ विद्यमान हैं, जो भारत को पश्चिमी देशों से अलग करती है। ये तो रहा विष्णु पुराण में इसका उल्लेख। अब मित्रों, जो 12th की बुक है और 12th के जो बच्चे हैं, अगर वो लिखना चाहे तो इसमें से लिख सकते हैं कि भारतवर्ष का उल्लेख या भारत की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख कहाँ किया गया है? विष्णु पुराण में। एक तो 1 नंबर का प्रश्न ही बनता है। साथ ही साथ किस तरह से बनता है कि समुद्र से उत्तर में बर्फीले प्रदेशों के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या है? भारतवर्ष है, भारत है। यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और किस तरह से अलग करते हैं, इसमें इस तरह का हम अध्ययन करते हैं। अब इसमें क्या है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, दूसरा बिंदु अपना क्या है कि जो भारतीय इतिहास है उसको हम जानने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भारतीय इतिहास है क्या। वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत समावित होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र ही सम्मिलित है। जो प्राचीन काल का समय है, जो अपना अतीत है, जो समय बीत गया है, वो संपूर्ण समय आता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। विज्ञान से संबंधित हो, यानी प्राचीन काल में कौन कौन से आविष्कार किए गए थे। अर्थशास्त्र से संबंधित हो, कौन कौन से कर लिए जाते थे, कितना कर लिया जाता था, किस किस वस्तु का कितना कर होता था, उस समय समाज कितने भागों में विभाजित था, समाज की व्यवस्था क्या थी, राजनीति व्यवस्था कैसी थी, धर्म कौन कौन से थे, और दर्शन, जो आत्मा परमात्मा है, इसके बारे में उस समय क्या विचार थे। इन संपूर्ण बातों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इतिहास से मिलती है। आदि सभी क्षेत्रों किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। अतीत में मानव के जिस क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें, उन्हें इतिहास में रख सकते हैं, क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। यानी हम इसमें ये कह रहे हैं कि हम जो इतिहास है उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, उसको हम प्रमाणित करने के लिए कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर प्रमाण कर सकते हैं, न कि प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। केवल उनके विषय में कुछ स्रोत के रूप में साक्ष्य प्राप्त होती है। यानी इतिहास के बारे में कुछ स्रोत है जानने के, जिसके आधार पर इतिहासकार होते हैं वो इतिहास का निरूपण करते हैं। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते, बल्कि उसके कारण की भी विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं। इसके मूल में मानव के आंतरिक मनोगत भूमिका होती है और इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य माना जाता है। यानी हम ये कह रहे हैं इसमें कि जो भारतीय इतिहास है उसको पहले तो इतिहास की परिभाषा दी गई है कि इतिहास होता क्या है। केवल मानव का संपूर्ण अतीत होता है, वो इतिहास में सम्मिलित होता है, चाहे वो अतीत विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, समाज हो, राजनीति हो, इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। फिर दूसरी बात इसमें कही गई है कि इतिहास का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम प्रत्यक्ष करके हमने किसी ने देखा है, देखने के बाद में उसे हम प्रत्यक्ष आंखों से देखने के बाद में उसका हम ब्यौरा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इतिहास को जानने के लिए कुछ तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर हम इतिहास को जान सकते हैं। यानी और इतिहास लिखने का कार्य करते हैं इतिहासकार, वह उन तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखते हैं। जैसे कोई
सभ्यता मिली, तो उस सभ्यता के बारे में पूरा अवशेष के बारे में कि क्या क्या मिला, किसके आधार पर हम इतिहास, उसी के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखेंगे। इसके मूल में मानव के आंतरिक मनोगत भूमिका होती है और इतिहासकार का मानव संस्कृति का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य होता है। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। अब अतीत की जो घटना है यानी इतिहास लिखने की जो गतिविधियाँ हैं उसकी जानकारी इतिहास लिखने के लिए जो इतिहासकार हैं उस सभी साधनों का उपयोग करते हैं, चाहे वो लिखित साक्ष्य हो या पुरातात्विक स्रोत हो, कि जितने भी स्रोत हैं उन सब का प्रमाण लेने के बाद ही इतिहास लिखते हैं। इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण कहा जाता है। यानी लिखने के लिए जिन जिन का सहारा लिया जाता है उसे स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण कहते हैं। इन्हीं के आधार पर वह विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहासकार क्या करता है? इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहास की इन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो साक्ष्य एवं प्रमाणों को से सिद्ध होता है हो। इसलिए इतिहास काल का मूल मंत्र है नामूल लिखते किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। ये कह रहा है कि जो इतिहास लिखता है तो इतिहास लिखने के लिए कोई ना कोई मूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी लिख दी, किसी ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में कोई कहानी सुनाई मनगढ़ंत, वो मनगढ़ंत काल्पनिक है वो लिख दिया। नहीं, इतिहास काल लिखेंगे उसी बात को लिखेंगे जो प्रमाणिक हो, किसी स्रोत से उन इतिहासकारों को वो बात मिली हो। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब भारतीय इतिहास को जब लिखते हैं तो उसके लिए भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत हैं उसके दो भाग हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। यानी इतिहासकार लिखते हैं तो उसके लिए स्रोत कितने हैं? दो, साहित्यिक और पुरातात्विक। अभी आगे देखो इसे। साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब जो साहित्यिक स्रोत है, कौन कौन से साहित्य के आधार पर हम इतिहास को जानते हैं, तो उसके लिए तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य और तीसरा कौन सा है? वंशावली। तो मित्रों इसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि एक तो विष्णु पुराण में भारत की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। एक दो नंबर का प्रश्न तो ये बन सकता है, साथ ही साथ इसमें एक नंबर का भी बन सकता है कि भारत की भौतिक इकाई का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो किस में मिलता है? विष्णु पुराण में, एक नंबर का। दूसरा है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में इसमें भारतीय इतिहास है क्या, तो इसमें इतिहास को परिभाषित किया गया है कि भारतीय इतिहास में क्या क्या शामिल होता है। इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार किस किस का सहारा लेते हैं, ये इस बात का उल्लेख किया गया है। तो 12th की पुस्तक में इस पेज में से, एक मिनट, इस पेज में से, इसमें से जो मैंने अभी यहाँ से और यहाँ तक है, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये इसमें से प्रश्न नहीं बनेगा 12th की पुस्तक में, केवल ये पढ़नी है कि इतिहास होता क्या है। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, ये बात है। तो भारतीय इतिहास के स्रोतों को तीन भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है? धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य और तीसरा कौन सा है? वंशावली। तो सबसे पहले हम इसमें अब क्या पढ़ेंगे? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मित्रों तीन तरह के हैं। एक तो ब्राह्मण साहित्य, देखो पहले बता देता हूँ, एक कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा है इसमें बौद्ध साहित्य, ये रहा यहाँ पर। तीसरा है जैन साहित्य। यानी भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो धार्मिक साहित्य है, तो धार्मिक साहित्य कितनी जगह बटे हुए हैं? तीन जगह।
और 3 जगह के साहित्य में पहला कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य। इसे वैदिक साहित्य भी कह सकते हैं लिखने के लिए। यानी धार्मिक साहित्य कितने भागों में बटे हुए हैं? 3 में, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो आज हम केवल ब्राह्मण साहित्य को पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद। वेदों के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वेद 4 हैं। 4 वेद में सबसे प्राचीन कौन से हैं, उसका विषय क्या क्या है? तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन वेद है। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। जो आर्य सभ्यता और संस्कृति, अभी हम आगे देखेंगे कि सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। तो जो आर्य सभ्यता है, उस आर्य सभ्यता का उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में। कहाँ पर मिलता है? वेदों में उस सभ्यता का उल्लेख मिलता है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। अब इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? 10। 1028 सूक्त है। 10 मंडलों में सूक्त कितने हैं? 1028। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वेद तो अपने 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों के 4 भाग हैं। प्रत्येक वेद का क्या पाया जाता है? संहिता पाई जाती है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं। प्रत्येक वेद का आरण्यक ग्रंथ पाया जाता है और प्रत्येक वेद का उपनिषद पाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब इसकी अगली कड़ी है। वेदों की व्याख्या संहिता में की गई है। वेदों की व्याख्या किसमें की गई है? संहिताओं में। ऋग्वेद छंदों की रचना की गई है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यानी ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ लिया कि 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। यहाँ कम पढ़ेंगे, आगे जो पुस्तक है उसमें हम ज़्यादा पढ़ेंगे। इसमें यजुर्वेद, इसमें यज्ञों से संबंधित विधि विधान का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद का जो विषय है वो क्या है? यज्ञ। यज्ञ के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से यज्ञ किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, साथ ही साथ यज्ञ से संबंधित क्या उल्लेख है, उनके नियम क्या हैं। तीसरा है सामवेद। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है, यानी ये गायन से संबंधित है। कौन सा? सामवेद। तीसरा है अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा गया है। इसके विषय भी विविध हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय सम्मिलित हैं। इसके उपरांत यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। यानी जो 4 वेद है उनकी जो वेदों की व्याख्या की जाती है वो संहिता की जाती है। वेद 4 हैं। 4 वेद में यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण है, सामवेद में संगीत से संबंधित और अर्थवेद में जादू टोना, समाज, धर्म, औषधि प्रयोग, शत्रु का दमन, रोग निवारण आदि का उल्लेख मिलता है। अब जो वेदों के बाद, संहिता के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ की संहिता क्या है कि यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तीसरा है आरण्यक ग्रंथ, जिसकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई है और इनका विषय क्या है? दार्शनिक, गूढ़ विषय, दार्शनिक विषयों का उल्लेख मिलता है। ये 3 हो गए। चौथा है उपनिषद। उपनिषद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठना। इसके विषय में नैतिकता, आचरण, नियम की जानकारी मिलती है। यानी इसका गूढ़ भी विषय है, इसमें दर्शन का भी उल्लेख मिलता है और वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई है। तो यहाँ पर केवल इतना है कि ब्राह्मण साहित्य वो सब किस पर निर्भर है? वेदों पर निर्भर है। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है। उसके बाद यजुर्वेद है,
जो यज्ञ विधि विधान से संबंधित उल्लेख मिलता है। तीसरा सामवेद है जो गान से संबंधित है। चौथा है अथर्ववेद जो विविध विषय हैं, इसमें जादू टोना धर्म समाज निष्ठा औषधि प्रयोग शत्रु का दमन रोग निवारण आदि उल्लेख मिलते हैं। 4 वेद हो गए। चारों वेदों को संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद में बांटा गया है। संहिता क्या है कि जो वेदों की व्याख्या संहिता में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यानी कर्मकांडों पर आधारित जो यज्ञ और कर्मकांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ वनों में लिखे जाते हैं, वनों में इनकी रचना की जाती है जिनका विषय दार्शनिक। उसी तरह से उपनिषद यानी गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठकर व्यक्ति जो नैतिक आचरण के नियम की जानकारी प्राप्त करता है उसका उल्लेख उपनिषद में मिलता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई है। ध्यान रखना, प्रश्न ये वेदांग साहित्य से आ सकता है कि वेदांग साहित्य क्या है। तो जो वेदांग साहित्य इनकी संख्या 6 है। इसमें कौन कौन से हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। आयुर्वेद पहले इन्हें देखो, वेदांग की संख्या कितनी है, 6। 6 में कौन कौन से हैं, एक तो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद एवं ज्योतिष। ये तुम्हारे क्या है, ये है तुम्हारे वेदांग। अब जो वेद हैं अपने वेदों के कुछ उपवेद हैं जैसे आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व वेद शिल्प वेद, ये 4 उपवेद है। कौन कौन से, जो आयुर्वेद है ये तो ऋग्वेद का, धनुर्वेद है ये है यजुर्वेद का, गंधर्व वेद है ये है सामवेद का, शिल्प वेद है ये है अथर्ववेद का। ये 4 उपवेद माने जाते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं, जिनमें चिकित्सा वास्तुकला संगीत सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। स्मृति जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जिसमें वर्तमान में प्राचीन काल की जो समाज व्यवस्था है उसका उल्लेख इन्हीं स्मृतियों में उल्लेखित किया गया है। रामायण व महाभारत महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश है। उस समय की कैसी स्थिति थी, समाज कैसा था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी या फिर गणतंत्रात्मक थी, इनका उल्लेख इन धार्मिक ग्रंथों में भी होता है। जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था वो रामायण था और महाभारत जो वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। इससे समाज धर्म व राजनीतिक की इतिहास की जानकारी मिलती है। अब अभी मैंने सबसे पहले हमने विष्णु पुराण में भौगोलिक स्थिति जानी थी। तो हमारे जो पुराण है वो प्राचीन काल में लिखे गए थे। इनकी संख्या 18। इनमें मार्कंडेय पुराण ब्राह्मण पुराण वायु पुराण विष्णु पुराण भागवत मत्स्य प्रमुख पुराण है 18 में। सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। भारत की सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी इन पुराणों से मिलती है। अब जो पुराण है वो 5 भागों में बटे हुए हैं। एक है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है मन्वंतर, चौथा है वंश, पांचवा है वंशान चरित्र। अब है क्या, सर्ग में बताया गया है, सर्ग का जो विषय है उसमें बताया गया है कि इस सृष्टि की रचना किस तरह हुई। रचना होने के बाद में विनाश हुआ, विनाश होने के बाद में प्रतिसर्ग में पुनः रचना किस तरह हुई। अब रचना हो गई, विनाश हो गया, पुनः रचना हो गई, तो इस सृष्टि पर कौन कौन सा समय आया। जैसे हम पढ़ते हैं द्वापर कलयुग त्रेता, तो ये कम किस में आते हैं, मनवंतर में आते हैं। जो काल होता है वो मनवंतर में आता है। और इन मनवंतरों में किन किन वंश के लोगों ने शासन किया ये वंश में शामिल होता है। वंशानुचरित्र में शामिल होता है कि उन वंश के कौन कौन से व्यक्ति का कैसा चरित्र था। तो ये जो पुराण होते हैं वो 5 भागों में बटे हुए थे। इनके आधार पर ही हम सारी जानकारी प्राप्त करते हैं प्राचीन काल की। तो मित्रों अभी तो हम इसे यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि शुरुआत है, और शुरुआत में अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही धीरे धीरे पहले से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में अगर
आपके कोई सुझाव हों तो उस सुझावों को नीचे इसमें लिख दें। लिखने के बाद में उसके आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। ये विशेष करके अभी मैंने जो शुरुआत की है वो 12th लेवल के लिए की गई है, क्योंकि इस समय जो 12th की पढ़ाई है वो सही ढंग से नहीं चल रही है बच्चों की। तो इसलिए मैंने यह एक कड़ी की प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिससे कुछ लोगों को लाभ अवश्य मिलेगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखो इसमें क्या पढ़ा है। एक तो विष्णु पुराण में भारत की भौगोलिक इकाई का उल्लेख मिलता है, ये किस तरह से इकाई है। भारतीय इतिहास कहते किसे हैं। तो उसके बाद में इसमें भारतीय इतिहास को जानकारी के स्रोत 3 भागों में बटे हुए, धार्मिक साहित्य में, धर्मेतर साहित्य में, वंशावली में। तो सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद पढ़े, वेदों के अलावा इनके उपवेद पढ़े, उपवेद के अलावा पुराण पढ़े, साथ ही साथ जो वेदांग साहित्य वो पढ़ा। और उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो वेद हैं, वेद कितने भागों में बटे हुए, जैसे संहिता है, उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इन सब के बारे में पढ़ा। अगर तुम्हें अच्छी लगेगी तो इसकी जो आगे की कड़ी है धर्मेतर साहित्य, इसे हम आगे पढ़ेंगे कि धर्मेतर साहित्य में कौन कौन से शामिल होती है। जय हिंद, जय भारत मित्रों।